60 के दशक में मुंबई का एक अपना रुआब था। उस समय देश के कोने कोने से लोग रोजगार की तलाश में यहाँ आते थे। यहाँ की गलियां जहां अंधेरी रातों में रोशनी ही रोशनी भरी रहती थी, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं हुआ करता था और न ही किसी से किसी को डर। कहते हैं उस समय मुंबई दिन रात जागा करती थी, लोग बस कामकाज का बोझ लिए आगे निकलने की कोशिश में लगे थे। अचानक एक खबर ने सबकी सांसें थाम ली, क्योंकि साल 1966 में यह खबर आई कि मुंबई के फुटपाथ पर सो रहे लोगों को कोई जान से मारने में लगा है। और उसके बाद रोशनी से भीगी हुई मुंबई की रातों में भी अंधेरा छा गया। नमस्कार, मैं शरद पुरोहित और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिगेशन। मुंबई में है अहमदाबाद रोड के किनारे मलाड का स्लम इलाका। 1960 के दशक में बरसात का मौसम था और एक साए जैसा आदमी इस इलाके में घूम रहा था। उसके हाथ में लोहे की एक भारी छड़ जैसा औजार था। वहां घूमते हुए सामने उसे एक झोपड़ी दिखाई दी, जिसके बाहर के हिस्से में एक दाढ़ी वाला आदमी सो रहा था। वह समझ गया था कि यह कोई मुस्लिम है। झोपड़ी के दरवाजे पर कुंडी नहीं लगी थी। बरसात इन इलाकों में काफी शोर मचाती थी, इसलिए सोते हुए आदमी को किसी के घर में घुसने की कोई आवाज महसूस नहीं हुई। साए जैसा आदमी सोते हुए आदमी के पास तक आ गया। उसने झोपड़ी के अंदर झांक कर देखा तो कुछ सामान दिखाई दिया। झोपड़ी के भीतर दाखिल होते ही उसे आदमी ने भारी छड़ से सोते हुए आदमी के सिर पर हमला कर दिया और कुछ ही सेकंड्स में उस आदमी ने तड़प कर दम तोड़ दिया। फिर वह झोपड़ी के भीतर घुसा और एक डब्बे से पैसे निकाले। उस डब्बे को भी अपने बैग में रख लिया। फिर उसने उस झोपड़ी में से एक छाता, एक टॉर्च उठा लिया और बाहर निकल गया। बाहर निकलकर उसने लाश को देखा और उसकी कलाई पर बंधी हुई घड़ी वो भी उतार ली। फिर ये सायानुमा आदमी वहां से धीरे धीरे गायब हो गया। कुछ दिनों बाद एक और ऐसी ही रात थी। इसी इलाके में एक और झोपड़ी के बाहर वही सायानुमा आदमी फिर घूम रहा था। उस झोपड़ी में ताक झांक करते हुए उसने एक आदमी, एक औरत और एक बच्चे को वहां पर सोते हुए देखा। कुछ देर वह उन्हें देखता रहा, फिर वहां से गायब हो गया। कुछ नहीं किया। आसपास की झाड़ियों में छुपकर वह अगले दिन पूरे दिन इस परिवार पर नजर रखता रहा, लेकिन अगले दिन भी इसने कोई हरकत नहीं की। और उसके अगली रात फिर बरसात हो रही थी, वही शोर था और यह परिवार अपनी झोपड़ी में सो रहा था। सोते हुए औरत ने जैसे ही करवट बदली तो इस हमलावर आदमी को उसके गले में सोने का हार दिखाई दिया। इस आदमी ने आसपास देखा और मौका पाते ही वह झोपड़ी को बंद करने के लिए लगाए गए एक तार को तोड़कर भीतर दाखिल हो गया। उस रात उसके हाथ में हथौड़े जैसा कोई औजार था। इस औजार से उसने उस आदमी के सिर पर तब तक हमले किए जब तक वह मर नहीं गया। इस हमले के दौरान वह औरत और बच्ची जाग चुके थे और चीखने लगे थे। उनकी चीखें बंद करने के लिए इस आदमी ने भी अपने हमलों से उन्हें मार डाला। फिर उसने औरत के गले से वह हार खींचकर तोड़ लिया। जाने से पहले उसने उस औरत की तरफ फिर देखा और अब उसके भीतर एक और इच्छा जागी। वह उस औरत के पास आकर लेट गया। वह उस औरत के कपड़े उतारने लगा, लेकिन उसे किसी की आहट सुनाई दी और वह फौरन वहां से भाग गया। धीरे धीरे यह बात पूरे इलाके में फैल गई कि पिछले कुछ समय से झोपड़पट्टियों के इलाके में हत्याएं हो रही है, लेकिन यह किसी को नहीं पता था कि कातिल कौन है। कुछ दिनों बाद ऐसे ही एक और स्लम इलाके में यह हमलावर घूम रहा था, जिसे कोई नहीं पहचानता था। लोगों को सिर्फ पता था कि हत्याएं हो रही है, लेकिन हत्याएं कौन कर रहा है ना लोग जानते थे, ना वहां की पुलिस जानती थी। सबके लिए यह हमलावर सिर दर्द बन चुका था। वह एक मीट की दुकान के बाहर खड़ा था, जहां कुछ लोग कत्ल के बारे में बातें कर रहे थे। एक कह रहा था कि उसने देखा कि वह एक मायावी आदमी है जो एक खूंखार जानवर का भेष ले लेता है और फिर बेरहमी से कत्ल करता है। सब ध्यान से सुन रहे थे। फिर किसी ने कहा कि उसने एक भूत जैसा उस रात को एक पेड़ पर लटका हुआ देखा और वह डर कर भाग गया। यानी कि इस इलाके में अफवाहें फैल रही थी।
सबकी बातें सुनता हुआ वह मन ही मन खुश हो रहा था। वह वहां से चला गया। कोई उसे भूत समझ रहा था, कोई मायावी जानवर, तो कोई अद्भुत शक्तियों वाला सुपरमैन। अब उसके मन में कोई खौफ बाकी नहीं था। वह एक खंडर जैसे वीरान मंदिर की तरफ गया और वहां एक टूटे पत्थर को काफी देर तक देखता रहा। अपने किसी शिकार के सामान से चुराए हुए रेडियो पर वह खबरें सुनता रहता था। इन कत्लों की जांच में पुलिस को कुछ बातें समझ में आने लगी। पुलिस सिविल ड्रेस में ऐसे ही इलाके में घूम रही थी, तभी उसकी नजर इस आदमी पर पड़ी जिस पर एक अफसर को शक हुआ। पुलिस ने उसका नाम पूछा तो उसने कहा रमन राघव। पूछताछ में पता चला कि कोई उसे यहां जानता नहीं है। उससे पुलिस थाने ले जाया गया, जहां सीनियर पुलिस अधिकारियों ने उससे पूछताछ की और उन्हीं में से एक था वाकटकर। वाकटकर ने उस आदमी से यानी कि रमन राघव से पूछा कि कहां से आया है ये डायरी, तेरी पॉकेट से मिली, इसमें खल्लास और खत्म क्यों लिखा है, मर्डर क्यों किया तूने, ऐसे सवाल उससे पूछे। और लेकिन वो रोने लगा, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं। रमन राघव ने किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। गुस्से में आकर पुलिस ने रमन से सवालों का जवाब हासिल करने के लिए उसे टॉर्चर भी किया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, अपनी जबान नहीं खोली। इस बीच उसका आपराधिक रिकॉर्ड चेक किया गया तो पता चला कि वह लूट के इल्जाम में सजा काट चुका है। उस पर हत्या का इल्जाम था, लेकिन वह साबित नहीं हुआ। इतनी पूछताछ के बाद पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था कि जो शहर में घटनाएं रात के समय हो रही थी, फुटपाथ के किनारे झोपड़पट्टियों पे जो कत्ल हो रहे थे, उसके अंदर रमन राघव शामिल है, इसका कोई सबूत पुलिस को नहीं मिल पाया। तो उसके बाद पुलिस अधिकारी ने रमन राघव को बुलाया और धमकी देते हुए उसे झिड़क कर कहा कि वह बॉम्बे में दोबारा नहीं दिखना चाहिए, यहां से चला जाए। पुलिस की सख्ती के बाद कुछ समय तक ऐसी घटनाएं रुक गई, लेकिन फिर एक रात रमन राघव ऐसे ही एक स्लम इलाके में घूम रहा था। वह एक झोपड़ी में उसने 2 बच्चों के साथ सोई हुई एक औरत को देखा। इस औरत को देखते ही वह गुस्से से भर गया, क्योंकि पिछली बार जब वो कत्ल किया था, उसने जो गले से हार चुराया था, उसने वो हार नकली था। इसलिए उसके मन में अब औरतों के लिए नफरत और बढ़ चुकी थी। उसने इस बार इस नफरत को अंजाम देने का मन बना लिया। वह एहतियात के साथ उस झोपड़ी में दाखिल हुआ और 2-3 बार जोर से वार करते हुए उस औरत के ऊपर हमला करते हुए उस औरत को उसने मार डाला। बच्चों की नींद नहीं टूटी थी। उस औरत ने जो चादर ओढ़ रखा था, रमन राघव ने उसे खींचा तो देखा कि उस औरत ने कपड़े नहीं पहन रखे थे। इसके बाद उसने झोपड़ी के बाहर आसपास देखा तो किसी के ना होने की उसने तसल्ली कर ली कि आसपास में कोई नहीं है। उसके बाद रमन राघव ने लाश बन चुकी उस औरत के साथ पूरी नफरत और बेदर्दी के साथ रेप किया। पुलिस महकमे के आला अफसर बदल चुके थे और एक नई टीम ऐसी हत्याओं के मामले में तफ्तीश कर रही थी। कई जगहों पर पुलिस की नजर चारों तरफ नजर रख रही थी, अलग अलग टीमें लगा दी गई थी। करीब 2000 पुलिसकर्मी इन इलाकों में हर जरूरी सबूत की जानकारी जुटाने के लिए घूम रहे थे। तभी एक दिन मलाड के पास स्लम निवासी जो लोग रह रहे थे, घरों में झाड़ू बर्तन का काम करने वाली एक मंजुला बाई थी। उसने अपनी झोपड़ी के बाहर जैसे ही वो निकली तो देखा कि रमन राघव कहीं जा रहा है। वो पहचान गई थी, क्योंकि उसने पहले भी उसकी तस्वीर देख ली थी। पुलिस ने कई जगह जब तक चस्पा की थी उसकी तस्वीरें, तो वो औरत पहचान गई थी कि रमन राघव, जिसको मुंबई से बाहर पुलिस ने निकाल दिया था और कहा था कि ये फिर से मुंबई में नहीं दिखाई देना चाहिए, यही रमन राघव उस इलाके में घूम रहा था। मंजुला ने उसे जैसे ही देखा, फौरन पास की एक दुकान पर गई जहां पर सिविल ड्रेस में एक पुलिसकर्मी था। उसको जाकर के उसने रमन के बारे में उसको देखने की जानकारी दी। इस पर पुलिस वाले ने अपने जो सीनियर पुलिस अधिकारी थे उनको बताया, रमन राघव इज बैक। एक पूरी टीम को उस इलाके में तलाश के लिए भेजा गया जहां मंजुला ने रमन को देखा था। उसके आसपास के एरिया में कई पुलिस वाले लगातार घूम रहे थे। देर शाम तक ये तलाशी चलती रही और रमन को सब इस बारे में आहट मिल रही थी, सारी जानकारी मिल रही थी। और उसके बाद जब पुलिस वहां से निकल गई तो रमन राघव कीचड़ से बाहर निकला, यानी कि स्लम इलाके में जो कीचड़ था उसमें कई घंटों तक रमन राघव छिपा रहा, क्योंकि उसको इस बारे में जानकारी मिल गई थी कि पुलिस की टीमें उसे इस इलाके में ढूंढ रही है, उसकी तलाश कर रही है।
रमन राघव मलाड के चिंचोली में एक स्लम इलाके में था। यहाँ एक दर्जी की एक छोटी सी दुकान थी। उस रात वह दर्जी वहीं था और उसकी आंख लग गई थी। देर रात तक वहीं था। रमन ने दबे पांव जाकर उस दर्जी का गला चाकू से काट दिया। उसके सामान की तलाशी ली और कुछ पैसे अपनी जेब में रख लिए। उसके बाद में उसके अंगुस्ताने को देखा। उसके अंगुस्ताने का इस्तेमाल वह दर्जी सिलाई के दौरान अपनी अंगुली को बचाने के लिए करता था। यानी कि अंगुली के ऊपर एक टोपी नुमा एक चीज वो लगा लिया करता था वो दर्जी, जिससे कि जब सिलाई करे तो उसकी अंगुली वहां पर नहीं कटे। रमन को ये चीज काफी पसंद आई और उसने उस कढ़े हुए सुंदर से एक जो अंगुस्ताना बना रखा था दर्जी ने, उसे अपने पास में रख लिया और उसे चोर बाजार में वो बेचना चाहता था। दर्जी की हत्या के 2 दिन बाद खाकी हाफ पैंट और नीले रंग की मेली कमीज पहने हुए रमन जब बस में चढ़ा तो उसके हाथ में एक छाता और एक टॉर्च थी, सब चुराया हुआ। हट्टे कट्टे इस आदमी को बस में पुलिस की वर्दी में बैठे एक आदमी ने गौर से देखा तो पुलिसकर्मी पहचान गया। थोड़ा सा उसे शक हुआ कि यार ये वही है। रमन अगले स्टॉप पर उतर गया तो उसके पीछे वह पुलिसमैन भी उतर गया। उस दिन बारिश नहीं हुई थी, धूप खिली हुई थी, फिर भी रमन छाता अपने साथ में लेकर चल रहा था। बस में भी रमन ने पुलिसमैन से नजरें बचाने की कोशिश की थी और पीछा करने के दौरान भी रमन उसे कई बार पलट कर देखा तो पुलिसमैन को शक हो गया कि ये वही है। पुलिस जो कर्मी था उसने उसे जीप में बैठा लिया और थाने में चलने को कहा। रमन चुपचाप बैठ गया। थाने चला आया। यहां उसकी उंगलियों के निशानों की जांच करवाई गई और कत्ल के मौकों से मिले निशानों की जांच हुई तो सैंपल्स में मैच हो गया कि ये वही है। इसके बाद रमन ने किसी से जो सवाल उससे पूछे गए किसी का कोई जवाब नहीं दिया। पुलिस अधिकारी समझ गए कि ये सनकी है, साइको है। सीनियर जो पुलिस अधिकारी थे कुलकर्णी उस समय इस पूरे मामले को देख रहे थे। उन्होंने रमन को अपने पास में पूछताछ के लिए बुलाया, उसको पास में बैठाया। वो उसकी पुरानी केस हिस्ट्री से वाकिफ थे। उन्हें बजाय जोर जबरदस्ती के उन्होंने हमदर्दी का रास्ता अपनाया। उनको पता था पहले भी इसको टॉर्चर किया गया है, 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसने कोई जवाब नहीं दिया। यानी कि इससे अगर कुछ पूछना है तो इसके साथ हमदर्दी दिखानी होगी। तो कुलकर्णी ने जो पुलिस अधिकारी थे उन्होंने उससे पूछा कोई इच्छा है, कुछ चाहिए? तो रमन राघव ने कहा मुर्गी और चावल। और उसके बाद पुलिस की ओर से उसे ये दिया भी गया, यानी कि उसे चिकन दिया गया, परोसा गया। कुलकर्णी ने फिर उसे पूछा कि कुछ और चाहिए, कुछ और मांगता है? तो रमन राघव ने कहा एक औरत के साथ सोना है। कुलकर्णी की ये बात सुनकर रमन की ये बात सुनकर जो अधिकारी थे कुलकर्णी, उनको गुस्सा आ गया, लेकिन उन्होंने उसके सामने गुस्सा दिखाया नहीं। वो जानते थे अगर गुस्सा किया तो ये कुछ नहीं बताएगा। उन्होंने एक साधारण भाषा में उसको कहा कि ये पुलिस थाना है, चकला नहीं, इसके अलावा कुछ चाहिए तो बोल। रमन राघव ने इसके बाद कहा नारियल का तेल, कंघी और कांच, ये सब चीजें चाहिए। उसे ये सारी चीजें दी गई। रमन ने तेल से सिर और बदन में मालिश की, वहीं पुलिस थाने में कंघी से बाल बनाए और खुद को शीशे में देखता रहा। और फिर रमन राघव ने पुलिस से कहा कि अब आप बताइए आपको क्या चाहिए। यानी कि इतनी देर पुलिस रमन से सवाल पूछ रही थी, लेकिन जब रमन को हमदर्दी से पुलिस अधिकारियों ने बिठा करके पूछा तो फिर रमन ने कहा अब आपको क्या पूछना है, आपको क्या चाहिए बताइए। कुलकर्णी ने कहा वही जो मर्डर तूने किए हैं उसका पूरा हिसाब। और फिर रमन राघव जो बोला उसे सुनकर तो पुलिस के अधिकारियों के मानो होश उड़ गए। रमन ने कहा 41 लोगों को मारा, कैसे मारा, कब मारा, किस हथियार से मारा, ये सब मैं तुम्हें बताता हूं और किस हथियार से मारा ये दिखाता भी हूं। और उसके बाद रमन राघव हत्याओं के इलाकों में पुलिस की टीम को लेकर गया और वहां छुपाए हुए चाकू, छड़, हथौड़े, लोहे के जो अकड़ा जैसे हथियार थे वो सारे पुलिस को दिखाए, जिससे उसने हत्याएं की थी, 41 हत्याएं, और अपना जुर्म कबूल कर लिया। यानी कि जब पुलिस ने उसके साथ टॉर्चर उसे किया, उसको डरा के धमका के पूछा, उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन पुलिस ने जब उसको प्यार से पूछा, हमदर्दी के साथ पूछा, तो उसने सब कुछ पुलिस को बता दिया और पुलिस टीम को यह भरोसा भी दिलाया कि वह कोर्ट में यह सब कुछ कबूल करेगा। और यह सब कुछ उसने हंसी, सुकून, बेहद शांत भाव के साथ स्वीकार कर लिया। पुलिस अधिकारी ने जब पूछा कि इतने लोगों को मारकर अच्छा लगता है, तो रमन ने कहा कि पता नहीं साहब, मगर खराब तो नहीं लगता, किया ठीक किया, जो भी किया वो सब ठीक किया।
कुलकर्णी कुछ समझ नहीं पा रहा था, पुलिस अधिकारी समझ नहीं पा रहा था कि जिसने 41 हत्याएं कर दी, इतने सारे कत्ल कर दिए, और वो अभी भी हंसते हुए बात कर रहा है और इस साधारण तरीके से अपने अपराध को यहां पर कबूल कर रहा है। कुलकर्णी ने फिर से सवाल किया, आखिर क्यों इन सबको क्यों मार दिया? ये एक बड़ा सवाल था जो पुलिस अधिकारियों के मन में घूम रहा था कि आखिर ये हत्याएं क्यों की। जब उससे पूछा तो इस पर रमन राघव ने कहा, जो जवाब उसने दिया वो काफी अजीब था। बोला कि सब लोग गलत थे, भगवान मेरे को बोला कि सबको मारने का, सब भगवान की कुदरत के खिलाफ कुछ काम कर रहे थे। औरत औरत के साथ, आदमी आदमी के साथ सोता था। मेरे को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था और इसीलिए इन सबको मारना था। सब गलत हो रहा था इस देश में, इसी वास्ते मेरा कोई रास्ता नहीं था। मैं गरीब आदमी, मगर मेरे भीतर एक और आदमी जो कमजोर नहीं था, सबको मारने का मैंने सोचा और उसके बाद में ये कत्ल किए। मैंने कोई गलत नहीं किया। पुलिस अधिकारी समझ गए कि ये सनकी है, ये साइको है जो नहीं समझ पा रहा कि इसने क्या अपराध किए। चिकित्सकों ने तो रमन राघव को मनोरोगी होने का दावा तक कर दिया कि ये तो मनोरोगी है। हालांकि पुलिस ने डॉक्टरों के तर्क को मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद कुछ समय बाद मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टीम ने रमन राघव का जेल में ही इंटरव्यू लिया और इसके आधार पर बताया कि उसे वह एक गंभीर मानसिक बीमारी पैरानोइड सिजेफेरिया से पीड़ित है। ऐसे शख्स के खिलाफ किसी तरह की सख्त कानूनी कार्रवाई करना कानून का उल्लंघन होगा। ऐसे में कोर्ट ने उसकी जो इस पूरे मामले में अगर बात की जाए, सजा फांसी तक की हो सकती थी, लेकिन उम्र कैद की सजा सुनाई और इसके बाद उसे पुणे की यरवदा जेल में भेज दिया गया। साल 1995 में रमन राघव की किडनी की बीमारी के चलते अस्पताल में मौत हो गई। ऐसे अपराधी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताना। ऐसे ही किसी अन्य अपराधी की कहानी आप सुनना चाहते हैं तो भी जरूर बताना। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।